Good morning, everyone. Welcome back to Learn with Abdul Sattar. Today I am going to start present continuous tense. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम किसी भी टेंस में उसकी पहचान की बात करते हैं कि इस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसे बनाने के नियम क्या हैं। फिर हम बुक एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो तरीका, वो जो स्ट्रक्चर हम प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं वो पूरे तरीके से माइंड पर हमारे सेट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस। देखिए बच्चों, पहचान के बारे में क्या लिखा है। वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में वर्क जो होता है प्रोग्रेस में होता है, जारी रहता है, वह खेल रहा है, पढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इससे पता चलता है काम चल रहा है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों से आप पहचान लेते हैं कि काम चालू है। इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ऐसे, अब आगे देखिए बच्चों, ऐसे वाक्य जो वर्तमान में जारी हैं, जब आप बात कर रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम जारी होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो जब आप बता रहे हो वो लिखने का काम चालू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। रमेश इज़ टीचिंग इन द क्लास, रमेश कक्षा में पढ़ा रहा है। तो बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जब काम चालू है, जब आप बता रहे हो, बोल रहे हो जिस वक्त आप। देखिए ये भी कंडीशन होती है, ऐसे कार्य हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं होते। जब आप बोल रहे हो उस वक्त तो काम चालू नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो ही रहा है। जैसे ही इज़ राइटिंग ए नॉवेल नवे डेज, आजकल वह एक नॉवेल लिख रहा है। हम सिर्फ पहचान रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पहचान पे ध्यान दीजिए भी। ही इज़ राइटिंग ए नॉवेल नवे डेज, आजकल वह एक नॉवेल लिख रहा है। तो आजकल लिख रहा है बच्चों, अभी लिखने का काम जारी है, ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आजकल लिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि एक रेगुलर प्रोसेस है इस काम को करने का। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही होते हैं। फिर बी में देखिए, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस दफ्तर में सेवा दे रहा हूँ। और ये थर्ड है आपका, सी इज़ रीडिंग इन क्लास 12th, वह कक्षा 12 में पढ़ रही है। तो कक्षा 12 में पढ़ रही है का मतलब ये नहीं है कि अभी पढ़ाई चालू है। ये भाषा भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नियर फ्यूचर की बात करते हैं। अगर नियर फ्यूचर में होने वाले प्लान्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग किया जाएगा। ये सभी वाक्य कार्य का होना फ्यूचर टाइम में व्यक्त करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में माना जाता है। भाषा कैसी होगी? फ्यूचर वाली होगी, लेकिन ट्रांसलेशन करने के नियम कौन से लगेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। हम ये नहीं कह रहे वो प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसको ट्रांसलेशन करने के रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अप्लाई होते हैं। भाषा फ्यूचर वाली होती है। कैसे? आप ये देखिएगा एग्जाम्पल बच्चों, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, टुमारो आने वाला कल होता है, तो कल में दिल्ली जा रहे होंगे। तो बात तो आने वाले कल की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो कल में दिल्ली जा रहे हैं, इस तरीके की भाषा आती है जब, तो तब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल से ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या भाषा है? कल में दिल्ली जा रहे हैं, ये वाली भाषा। ही इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम आज शाम में मिल रहे हैं। सी इज़ कमिंग बाई 7 AM ट्रेन ऑन मंडे, वह मंडे को 7 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
के रूल से ट्रांसलेट होते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। बैठा है या बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है या वह खड़ा हुआ है या खड़ा है, लेटा है या लेटा हुआ है, या पेड़ की बात करते हैं जैसे पेड़ पड़ा है या पड़ा हुआ है, ये निर्जीव की बात हो गई। तो ये भी लेटने का काम, पड़ा होने का काम, खड़ा होने का काम, ये चालू काम होता है। इसलिए ये भी जो सब्जेक्ट की स्थिति को बताने वाले वाक्य हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल से ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई आदमी बाहर खड़ा है या बाहर खड़ा हुआ है। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। सम बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। बच्चा पलंग पर लेटा हुआ है। बच्चा पलंग पर लेटा हुआ है। द बेबी इज लाइंग ऑन द बेड। मेरी किताब मेज पर पड़ी हुई है। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो ये सब्जेक्ट की स्थिति की बात थी। अभी सिर्फ हम पहचान की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये नेक्स्ट देखिएगा, जब सब्जेक्ट किसी वस्त्र या आभूषण आदि के पहने होने का पता चलता है, सब्जेक्ट के द्वारा किसी वस्त्र या आभूषण आदि के पहने होने का जब पता चलता है, तब भी इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में पहने हैं, पहने हुए है या पहन रखा है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए आप, पारुल काला सूट पहने हुए है। तो किसी वस्त्र या आभूषण पहनने की जो स्थिति होती है सब्जेक्ट की, उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाएंगे आप, क्योंकि वो पहनने का काम क्या है, अभी जारी है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पारुल काला सूट पहने हुए है। तो पारुल इज पुटिंग ऑन। पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑफ होता है उतारना। तो पारुल इज पुटिंग ऑन, पारुल पहने हुए है ए ब्लैक सूट, एक काला सूट। पूजा ने सोने की अंगूठी पहन रखी है। पूजा इज वियरिंग ए गोल्ड रिंग। ये पहचान हो गई बच्चों इसकी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, निर्माण विधि की, कि वाक्यों को का निर्माण करने के नियम क्या होते हैं, कैसे आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बच्चों हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वे वाक्य जिनमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता, मना नहीं की जाती, सीधा स्टेटमेंट होता है। तो मैं लिख रहा हूँ, वे खेल रहे हैं, वह टीवी देख रहा है, वह एक गाना गा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या हो गए, अफर्मेटिव हो गए। तब बात करते हैं ये ट्रांसलेट करने के रूल क्या हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। इज तब आएगा जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, मोहन, सोहन। या प्रोनाउन की बात करें, ही, सी, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है ही, सी, उसके साथ आता है। अब बात यह आई जी, एम कहाँ आएगा। एम आएगा सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होगा, जैसे हम कह रहे हैं जी मैं खेल रहे हैं, दे हो गया तो दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और अगर सब्जेक्ट आई हुआ, आई मीन्स मैं, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी एम। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आप यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, जैसे ये एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आती है, एम। लिखना राइट होता है, उसमें आईएनजी लगा दी, आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे होता है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर बाद में आ जाता है इसके। वे खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, दे। प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा, दे आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी। ओके, दे आर प्लेइंग। अब आगे, वह टीवी देख रहा है, तो टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, वह। ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो ईजी आएगा, ही इज। वॉच मीन्स देखना होता है, तो आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, वाचिंग। ही इज वाचिंग
टीवी, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। वह एक गीत गा रही है, अगला वाक्य है वह एक गीत गा रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह सी, सी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ही जाता है सी इज। सिंग मीन्स गाना होता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आईएनजी लग जाएगी, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया बच्चों इसमें आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, एम आती है, तो आई एम। रीड मीन्स पढ़ना होता है, आईएनजी प्लस कर दीजिए उसमें, रीडिंग हो जाएगा, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था बच्चों। नेगेटिव में क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट प्लस कर देना है और कुछ नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव में ना जाए, यहीं से देखें, पहला वाक्य था आई एम राइटिंग, नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग में खेल रहे, अफर्मेटिव ये था, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, दे आर नॉट प्लेइंग में नहीं खेल रहे हैं। ही इज़ वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, ये था अफर्मेटिव में, तो इज के बाद नोट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, ही इज़ नॉट वाचिंग टीवी। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, ये अफर्मेटिव में था, नेगेटिव बनाएंगे तो इज के बाद नोट लगा देंगे, सी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस था आई एम रीडिंग, में पढ़ रहा हूँ, नेगेटिव बनाएंगे तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम आएगा उसी तरीके से, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ यानी, तो आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। प्लस नोट आ जाना है बस एक्स्ट्रा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पुरानी बातें हो गई। एग्जाम्पल में वही पुराने वाले एग्जाम्पल है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया हुआ है इनमें, बस और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं, मैं वाक्य जो क्या से, हिंदी वाक्य में जो क्या से शुरू होते हैं, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं खेल रहे हैं, क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह गीत गा रही है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इनका जवाब यस नो में होता है। तो ये सारे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं बच्चों, सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव को बनाने का और भी आसान तरीका है, देखिए आप अपने अफर्मेटिव वाले रूल पे ही आइए। ये वाक्य था आपका पहला, आई एम राइटिंग, में लिख रहा हूँ। तो अगर हमें क्या से स्टार्ट करना है, क्या मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो एम लिखा हुआ है ना बच्चों, बस ये शुरू में बोल देना आपने यहाँ से उठा के, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। दूसरा वाक्य देखो, दूसरा क्या पढ़ा था आपने, दे आर प्लेइंग, में खेल रहे हैं, बस ये आर उठा लीजिए यहाँ से, इसे शुरू में बोल दो, आर दे प्लेइंग, क्या में खेल रहे हैं, वेरी गुड। अब थर्ड सेंटेंस देखो बच्चों, क्या पढ़ा था आपने, ही इज वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है, तो यहाँ से इज हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में बोल देनी है, तो ये इज उठाइएगा और शुरू में बोलिए, इज ही वाचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इज को उठाना है और शुरू में बोल देना है, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गीत गा रही है। फिर फिफ्थ है आई एम रीडिंग, में पढ़ रहा हूँ, तो सिंगल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपने एम को उठाना है और शुरू में बोल देना है, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर वही रह चुका तो आपका अफर्मेटिव वाला, सिर्फ ये इजारम उठ करके शुरू में आ गया। तो देखिए बच्चों, इजारम का प्रयोग शुरू में कर लिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट भी हुआ तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट का प्रयोग कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये में एग्जाम्पल हो गए आपके सारे, इनमें देखो शुरुआत में सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया गया है, एम आई राइटिंग, एम आई नॉट रीडिंग, आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं जी डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब सिंगल तो है, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड और आना है।
कैसे? देखो बच्चों, आप ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस सिंगल इंटरोगेटिव का रूल, इस तरीके से ट्रांसलेट होना है। अच्छा, होता क्या है, वे हिंदी वाक्य जिनके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वो डबल इंटरोगेटिव कहलाता है। जैसे तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द क्या आ रहे हैं बच्चों, वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो इसे ट्रांसलेट करने का बड़ा आसान तरीका होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द उठा के शुरू में ले आओ। तो शुरुआत में आप क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो आपने सिंगल इंटरोगेटिव का रूल पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, प्लस सब्जेक्ट लगाइए, प्लस नोट हुआ तो नोट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वो कॉमन रहेगा। जैसे पीछे वाक्य लिखा था बच्चों, ये एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या शुरू में आता है सिंगल इंटरोगेटिव में, ये समझ लीजिएगा। मैं इसकी भाषा बदलता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, इस बार क्या आ गया बीच में, तो ये बन गया इंटरोगेटिव के आगे लिए क्या होता है वाट, उसका प्रयोग शुरू में कर देंगे। तो यही वाक्य जुगा तो बोलना है, इससे पहले बस वाट जोड़ देना है। तो नीचे देखिए हमने यही बनाया वाक्य, वॉट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, अब अगला एग्जाम्पल है, वेयर आर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे हैं। देखो सिंपल वाक्य होता है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अगर इसे क्या से शुरू करें तो आर शुरू में आ जाएगा, आर दे प्लेइंग, क्या में खेल रहे हैं। अब इसमें कहाँ भी आ गया तो आर से भी पहले प्रयोग हो गया, वेयर आर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे हैं। तो बस क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में प्रयोग कर लिया गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत कैसे गा रही है। ये रूल हो गए बच्चों आपके, आपने अफर्मेटिव में पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा आपने। तो पहले हम अफर्मेटिव की एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं एक बार फिर। देखिए क्या रूल पढ़ा आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज आर एम, कान खोल के सुन लीजिए, इज आर एम, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक एक वाक्य बोलते हैं, ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप। देखिए बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, मेरी बेटी स्कूटी चला रही है। तो काम चालू है जी, चलाने का कॉन्टिन्यूअस है। सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी बेटी, चलाना इसमें वर्ब हो गई, और स्कूटी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, मेरी बेटी को क्या कहेंगे, मेरी के लिए माई, बेटी के लिए डॉटर। ड्राइव मीन्स चलाना होता है बच्चों, स्कूटी को स्कूटी कहेंगे। बनाइए, कैसे बनाओगे, हाँ जी, माई डॉटर इज ड्राइविंग स्कूटी। चलिए खैर दूसरे को ट्राई कीजिएगा आप। देखो बच्चों, सेकंड वाक्य क्या लिखा हुआ है, हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। वे ऑफ फॉल, पतन के रास्ते को कहते हैं वे ऑफ फॉल। गोइंग मीन्स जाना, हम के लिए वी के साथ क्या प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब आर, वी प्लूरल होता है इसलिए आर आएगा उसके साथ। वी आर गोइंग ऑन द वे ऑफ फॉल, वी आर गोइंग ऑन द वे ऑफ फॉल, हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। अगर यही बच्चों नेगेटिव होता तो बस आर के बाद नोट लगा देते, वी आर नॉट गोइंग ऑन द वे ऑफ फॉल, हम पतन के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। क्या से शुरू करते, वाक्य ये होता बच्चों, क्या हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, तो आर का प्रयोग शुरू में कर लेते, आर वी गोइंग ऑन द वे ऑफ फॉल। यही बच्चों डबल इंटरोगेटिव होता, हम पतन के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, तो क्यों को उससे भी पहले प्रयोग करते, वाई आर वी गोइंग ऑन द वे ऑफ फॉल, हम पतन के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। ये टोटल रूल होते हैं आपके।
चलिए, आप तो अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, अभी छोड़िए। थर्ड वाक्य बताओ आप क्या है। थर्ड सेंटेंस है बच्चों आपका, वह कंप्यूटर कोर्स कर रही है। वह कंप्यूटर कोर्स कर रही है। हाँ जी। तो डू मीन्स करना होता है, कंप्यूटर कोर्स को कंप्यूटर कोर्स कहेंगे, लड़की है तो वह के लिए सी इज़ डूइंग कंप्यूटर कोर्स। सी इज़ डूइंग कंप्यूटर कोर्स। इसको रोटेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखो आप क्या है। टमाटर सस्ते बिक रहे हैं। ये तो कट कर रखा है बच्चों मैंने। पैसिव की भाषा दिखाई दे रही है कि टमाटरों को सस्ता बेचा जा रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, ये कट कर दिया, छोड़िए फोर्थ को, फिफ्थ पे आइए। वह खर्राटे ले रही है। स्नोर मीन्स खर्राटे लेना होता है, SNOR, स्नोर, SNOR, स्नोर मीन्स खर्राटे लेना। तो सी इज स्नोरिंग, वह खर्राटे ले रही है। नौकरानी बर्तन मांज रही है। सिक्स सेंटेंस है आपका, नौकरानी बर्तन मांज रही है। नौकरानी को कहते हैं मेड सर्वेंट, या मेड भी कह सकते हैं अकेले। क्लीनिंग मीन्स साफ करना होता है, मांजना होता है, यूटेंसिल्स बर्तन। पोट्स भी प्रयोग कर लेते हैं जी, पोट्स भी होता है बर्तन। तो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, द मेड सर्वेंट इज क्लीनिंग यूटेंसिल्स। अब सेवंथ देखो बच्चों, सातवां वाक्य क्या है, दिन ढल रहा है। दिन ढल रहा है। डिक्लाइन मीन्स ढलना होता है, डिक्लाइन मीन्स नीचे की तरफ को जाना होता है। तो डे इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन मीन्स ढलना, कम होना। तो डिक्लाइन में ING जोड़ दिया बच्चों, डे इज डिक्लाइनिंग, दिन ढल रहा है। फिर 8 नंबर देखिए, 8 में क्या बताया गया, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग पीपल्स फाइट, वी आर फाइटिंग पीपल्स फाइट। फिर 9, वह दिल्ली विश्वविद्यालय से BA कर रही है। सी इज़ परस्यूइंग BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सी इज़ परस्यूइंग BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। 10 देखो बच्चों, सेंटेंस नंबर 10, एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ए बैगर इज स्टैंडिंग एट द गेट। ए बैगर इज स्टैंडिंग एट द गेट। 11 की बात करिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक। 12 में, पुलिस भीड़ पर गोली चला रही है। पुलिस आर फायरिंग एट द क्राउड। 13, प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं। द प्रिंसिपल इज डिलीवरिंग द स्पीच। द प्रिंसिपल इज डिलीवरिंग द स्पीच। 14 बच्चों, चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। द पेंटर इज ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट है आपका 15, किसान खेत में धान तोल रहे हैं। द फार्मर आर वेइंग, वेइंग मीन्स वजन तोलने के लिए होता है, तो द फार्मर्स आर वेइंग राइस इन द फील्ड। 16, गेंद काफ़ी ऊंची उछल रही है। द बॉल इज बाउंसिंग वेरी हाई। द बॉल इज बाउंसिंग वेरी हाई। इनकी बच्चों प्रैक्टिस खूब करनी है आपको, ताकि लैंग्वेज माइंड पर सेट हो जाए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है बच्चों, सब्जेक्ट के तरीके से नहीं देखा जाता इसको। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इजी होती चली जाएगी आपके लिए। एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में देखो बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में क्या पूछा गया, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ।
ये नेगेटिव है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने क्या पढ़ा था, सेम रहेगा जी अफर्मेटिव वाला, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कर लेना है, यानी सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया था अभी। तो देखिए फूल मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना, यू मीन्स तुम्हें, आई मीन्स मैं होता है, तो मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट फूलिंग यू। फिर दूसरा वाक्य हो गया बच्चों, वह आपसे कुछ भी नहीं छिपा रही है, वह आपसे कुछ भी नहीं छिपा रही है। काउंसिल मीन्स छिपाना होता है, सी इज काउंसलिंग नथिंग, देखो हमने उसमें भी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अगर नथिंग आता है तो वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। नोट या नेवर आए, नोट आएगा नेवर आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले प्रयोग होता है, लेकिन नथिंग मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है, ये बात याद रखने की है। सी इज काउंसलिंग नथिंग, वह कुछ नहीं छिपा रही है फ्रॉम यू, तुमसे, सी इज काउंसलिंग नथिंग फ्रॉम यू। थर्ड सेंटेंस पढ़िए बच्चों, क्या है, थर्ड में लिखा है वह कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही है, सी इज़ नॉट डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर, सी इज़ नॉट डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही है। अब फोर्थ देखिएगा, कमरे में मोमबत्ती नहीं जल रही है, द कैंडल इज नॉट बर्निंग इन द कैंडल इज नॉट बर्निंग इन द रूम। फोर्थ के बाद फिफ्थ, मेरा पर्स सड़क पर नहीं पड़ा है, माई पर्स इज नॉट लाइंग ऑन द रोड, माई पर्स इज नॉट लाइंग ऑन द रोड। सिक्स्थ, सारे पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं, ऑल द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग इन द ट्री, ऑल द बर्ड्स आर नॉट सिटिंग इन द ट्री। सेवंथ, भूखी लोमड़ी चुपचाप नहीं खड़ी है, द हंग्री फॉक्स इज नॉट स्टैंडिंग साइलेंटली, द हंग्री फॉक्स इज नॉट स्टैंडिंग साइलेंटली। 8, वह आजकल मेहनत नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट वर्किंग हार्ड नाउ ए डेज, शी इज़ नॉट वर्किंग हार्ड नाउ ए डेज। 9 देखिए, मास्टर जी हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज़ नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, द टीचर इज़ नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। 10, सब कुत्ते अब गली में नहीं भौंक रहे हैं, ऑल द डॉग्स आर नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट्स नाउ, ऑल द डॉग्स आर नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट्स नाउ। 11, वह मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज़ नॉट टीचिंग, सिखाने को टीच कहते हैं, ही इज़ नॉट टीचिंग मी इंग्लिश। देखो दो ऑब्जेक्ट आए बच्चों यहाँ पर, मी और इंग्लिश, मी का प्रयोग सजीव का पहले किया और निर्जीव का बाद में। अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ही इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो फिर मी से पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा, ही इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश टू मी। 12 देखिएगा, लिखा है आज ठंडी हवा नहीं चल रही है, आज ठंडी हवा नहीं चल रही है, इट इज़ नॉट ब्लोइंग कूल ब्रीज टूडे, इट इज़ नॉट ब्लोइंग, ब्लो मीन्स हवा चलना बच्चों, इट इज़ नॉट ब्लोइंग कूल ब्रीज टूडे। बारिश का होना, हवा का चलना, सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। इट इज़ नॉट ब्लोइंग, हवा नहीं चल रही है, कूल ठंडी, कूल ब्रीज ठंडी हवा, टुडे आज, इट इज़ नॉट ब्लोइंग कूल ब्रीज टुडे। 13 देखिए, वायुयान आकाश में नहीं उड़ रहा है, 13 में लिखा हुआ है वायुयान आकाश में नहीं उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, द एरोप्लेन इज़ नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। 14,
वह अपना सामान नहीं बांध रही है। वह अपना सामान नहीं बांध रही है। हाँ जी। शी इज़ नॉट पैकिंग हर लुगेज। लुगेज कहते हैं सामान को, पैक करना कहते हैं बांधने के लिए। शी इज़ नॉट पैकिंग हर लुगेज। 15 में है, मेरे बड़े भाई कार नहीं बेच रहे हैं। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, इज़ नॉट सेलिंग कार। माई एल्डर ब्रदर इज़ नॉट सेलिंग कार। 16, साधु मंदिर के सामने नहीं बैठा है। साधु मंदिर के सामने नहीं बैठा है। साधु को संत बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, SAINT। द संत इज़ नॉट सीटिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ। द संत इज़ नॉट सीटिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। 17, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। आई एम नॉट बैगिंग यू। भीख मांगने के लिए बैग होता है, ING लगा दिया, बैगिंग। आई एम नॉट बैगिंग यू। अब बच्चों लास्ट एक्सरसाइज 3 इंटरोगेटिव वाली। इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव में होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं बच्चों, उसमें अभी हम पढ़ के चले हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में प्रयोग कर लेते हैं। और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए वो डबल इंटरोगेटिव होता है। उसका तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है बच्चों, क्या कल्लू रिक्शा चला रहा है। इज कल्लू पुलिंग ए रिक्शा। रिक्शा को खींचा जाता है, पुलिंग। इज कल्लू पुलिंग ए रिक्शा। सेकंड, बांसुरी कौन बजा रहा है। तो कौन वाले वाक्य अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। कौन सब्जेक्ट का काम करेगा, इस शुरू में आ जाएगा हु। हु के बाद अफर्मेटिव के रूल से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हु इज प्लेइंग द फ्लूट। बांसुरी बजाना, प्लेइंग द फ्लूट। हु इज प्लेइंग द फ्लूट। बांसुरी कौन बजा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा बाद में। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। फोर्थ है, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू स्पॉइलिंग योर लाइफ। वाई आर यू स्पॉइलिंग योर लाइफ। फिर फोर्थ है बच्चों, वह किस होटल में ठहरा हुआ है। इन विच होटल इज ही स्टेइंग। फिर फिफ्थ देखिए, हाँ जी फिफ्थ देखो बच्चों। फिफ्थ में है, क्या बाग में लाश पड़ी है। इज द डेड बॉडी लाइंग इन द गार्डन। 6 में क्या है, क्या वे इस बार शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या वे इस बार शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। आर दे सेलिब्रेटिंग देयर मैरिज एनिवर्सरी दिस टाइम। 7, उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। हु इज सीटिंग ऑन दैट चेयर। 8 देखो बच्चों, क्या आपके मेहमान शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। आर योर गेस्ट्स कमिंग बाय द इवनिंग ट्रेन। आर योर गेस्ट्स कमिंग बाय द इवनिंग ट्रेन। खिड़की में कौन बैठा हुआ है। हु इज सीटिंग इन द विंडो। 10 देखिए, मंदिर का पुजारी आज कहाँ जा रहा है। वेयर इज द प्रिस्ट। प्रिस्ट बोलते हैं पुजारी को। वेयर इज द प्रिस्ट ऑफ टेम्पल गोइंग टूडे। 11 में देखो बच्चों क्या है, इस नाटक में कौन कौन भाग ले रहे हैं। देखो कौन कौन प्लूरल हो गया, कौन होता तो सिंगुलर, कौन कौन है तो प्लूरल हो गया। तो हु के बाद आर का प्रयोग करेंगे बच्चों। अगर होता सिर्फ कौन एक बार तो इज का प्रयोग होता। हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्ले। हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्ले। फिर 12 देखिए बच्चों, 12 में क्या पूछा गया है।
बच्चे धूप में क्या कर रहे हैं? What are the children doing in the sun? What are the children doing in the sun? 13. छोटा बच्चा वहाँ क्यों लेटा हुआ है? Why is the little child lying there? 14 देखिए, मेले में वह किसके साथ जा रही है? किसके साथ विद whom होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। विद whom इज सी गोइंग इन द फेयर? फेयर मेले को बोलते हैं। फिर 15 देखिए, मेरे 15 में वह किस कारण उदास बैठी है? तो किस कारण यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी वह क्यों उदास बैठी है, इसका मतलब हो गया। तो क्यों को सबसे पहले, वाई इज सी सीटिंग सैड? वाई इज सी सीटिंग सैड? 16. तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो? वाई आर यू नॉट ओबेइंग मी? 17. वे लोग सड़कों पर नारे क्यों लगा रहे हैं? वाई आर दोज पीपल शाउटिंग स्लोगन्स ऑन रोड्स? ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को। हैव ए नाइस मीटिंग।